हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान की समस्या। तो क्या क्या समस्या है बच्चों को आती है पढ़ने में। पहला समस्या होता है कि अगर वो केमिस्ट्री के बारे में कुछ समझ नहीं पाता है, कैसे परमाणु एटम्स रिएक्शन कर रहे हैं। दूसरा समस्या होता है कि कोचिंग क्लासेज अगर वो लेट से गया, अगर कोई दूसरा टॉपिक चालू है तो भी उसे बात समझ में नहीं आती है। आप ये बात समझते हैं। और क्या समस्या होती है कि अगर टॉपिक कहीं और से चालू है, 3 अध्याय 4 अध्याय चालू है, तो उसको बात एकदम समझ में नहीं आती है। तो उन सारों समस्याओं का हल इस वीडियो में कराया जाएगा आपको। यानी यूँ समझिए, मैं आपको रसायन का पूरा सारांश ही बताऊंगा, शुरू करूंगा। और आप कहीं से भी केमिस्ट्री का क्लास कीजिएगा, कोई भी अध्याय अपने आप ही पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि घटनाएं क्या हो रही है, उसमें क्या बताया जा रहा है। चाहे कोई टीचर किसी भी टॉपिक से पढ़ाए और वो आपको समझ में आएगा। देखिए, हम कोई भी ये पूरा ब्रह्मांड 3 क्या कहा जाता है, इसको पहलुओं में बटा है। पहला भौतिक, फिजिकली हम जिसको कहते हैं भौतिक किया है, फिजिकल इसको फिजिक्स के नाम से आप जानते हैं। दूसरा होता है रसायन, जिसको आप केमिस्ट्री केमिकल के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है वायु यानी जैविक, जीव विज्ञान में लिख देता हूँ, जीव विज्ञान, इसको आप बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। पूरा ब्रह्मांड ही 3 एस्पेक्ट में घूमता है। वैसे और भी सारे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग भौतिकी फिजिकल चीजों को देखते हैं। फिजिकल क्या है, भौतिक। ये अगर इसको देखें इस शब्द को, तो भौतिक अर्थ होता है जो भी घटनाएं हो रही हैं इसको आप हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे सूरज का उगना, धरती का घूमना, आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्य का प्रकाश श्वेत, रंगों का, फिजिकली चीजों का, जैसे वो मुझे दिखाई दे रहा है, किस कहां से दिखाई दे रहा है, फिजिकली बातें हमें समझ में आ जाती है। ठीक, लेकिन इस फिजिक्स के अंदर जो उन कणों के बीच जो भी काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसको समझने के लिए हम रसायन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। आइए, हमें बात नहीं समझ में आती क्योंकि हम इसे कभी देख नहीं पाते। इसे हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सारी चीजों को अनुभव कर पाते हैं। जैसे सूरज उग रहा है, दिखाई दे रहा है भाई कि वो इधर से उधर जा रहा है। चंद्रमा भी उग रही दिखाई दे रहा है, गोलाकार है, ये भी फिजिकली हमको अनुभव है। तो फिजिक्स हमें समझ में आ जाती है अधिकतर बातें, लेकिन केमिस्ट्री इंटरनल पॉइंट्स होता है जो हमें समझ में नहीं आता है। जीव विज्ञान तो रेंडमली हम लोग ऊपर से देख ही लेते हैं कि जीव है, उसके इतने पैर है, इतने आंख है, तो कुछ विभाजन हम अपने से कर लेते हैं। जैसे कुत्ता, सियार और लोमड़ी, ये सब कुछ एक ही कैटेगरी के। जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, सब एक ही कैटेगरी के। इस तरह का डिवीजन हम अपने आप ही कर लेते हैं कुछ साइंस। तो ये भी बात हमें समझ में आ जाती है, हाँ, लेकिन इसके इंटरनल बातों को भी थोड़ा हमें समझने में प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन यहाँ पे इसको हम फिगर के माध्यम से समझ जाते हैं, इंटरनल सिस्टम को। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि इसका इंटरनल भी दिखा के हमें समझने में प्रॉब्लम्स होता है। तो वही मैं शुरू करूंगा। हमें फिजिकली में हम क्या जानते हैं, दुनिया की कोई भी चीज एक वस्तु है। वस्तु आपने वस्तु नाम सुना होगा, लेकिन वस्तु बना कैसे, तो उसका ऊपर आता है पहले पदार्थ, और पदार्थ से भी ऊपर जाएंगे तो हम आएगा द्रव्य। मैं इसको नीचे से लिख देता हूँ। आप वस्तु बहुत सुने होंगे कि ये वस्तु ऐसे, वो वस्तु वैसे, ये वस्तु वैसे। और इससे पहले एक पदार्थ का भी आप नाम सुने होंगे। मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूँ समझते चलेगा। पूरे कहानी को मैं सारांश को एक एक करके समझाऊंगा। आपकी में जो भी केमिस्ट्री में डाउट्स होते हैं उसी को मैं बताऊंगा। आपको जो भी डाउट्स पूछना है केमिस्ट्री का, कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके बताइए। आपको मैं स्पेशल उसका वीडियो बना कर दूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे डाउट्स के लिए वो स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपका डाउट ही इंडिया में करोड़ों लड़कों का डाउट है। अतः ऐसा मत सोचिएगा, आप डाउट पूछिए टीचर से, आपके एक डाउट से कई लोगों का समाधान हो सकता है। तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो। चलिए देखिए, ये पदार्थ समझ गए, वस्तु पदार्थ से बना है। ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर एक नाम आता है द्रव्य। क्या है इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम खुदाई होता है और एक हमें द्रव्य मिल जाता है सोना। एग्जाम्पल में लेके आपको समझा देता हूँ। सोना
मिल गया आपको। ये सोना जिस स्थिति में मिलता है उस स्थिति में वो द्रव्य रहता है, कई सारे उसमें अनावश्यक पदार्थ मिल रहते हैं, अशुद्ध होता है, एक द्रव्य का खोज हो गया। उसको जब हम निकाल के अलग करके शुद्ध कर देते हैं, ठीक, उसमें थोड़ा सा भी कचरा नहीं रहने देते किसी प्रकार का। निष्कर्षण आप धातुओं का पढ़ेंगे 10वीं क्लास में तो आपको पता होगा। तो अब ये सोना जब शुद्ध हो जाता है तब पदार्थ बन जाता है। धरती के अंदर था, एक द्रव्य था, जैसे ही शुद्ध हुआ तो पदार्थ बन गया, शुद्ध सोना। जब हम इन सोनों का गहना बना देते हैं, आभूषण बना देते हैं, ज्वेलरीज, तो क्या बन जाता है? वस्तु। फिजिकली बातें आपको समझ में आ रही है। उसी तरह अगर दूध को देखा जाए तो दूध द्रव्य हो गया, उससे हम जब मिठाइयाँ बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं तो वस्तुएं हो जाती है। तो पहले आता है द्रव्य, तब उससे बनती है पदार्थ, तब उससे बनता है वस्तुएं, और उन वस्तुओं का बहुत कुछ नाम रख दिया जाता है। अगर गहना बना तो उसमें कोई क्या कहा जाता है, माला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, घड़ी बन सकता है, तो वो वस्तुएं उनका नामकरण, इन वस्तुओं का नामकरण कर देते हैं। तब तो हम इंग्लिश में चलेंगे नाउन प्रोनाउन, उससे हमें नहीं जाना, उनसे लेना देना नहीं। फिजिकली हमको समझना ये सारी बात है। इस बात को आपको समझ में आया, ये बात आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आपको मिटाता नहीं, उसको आपको मैं इसी तरह समझाता हूँ, समझिए। अब द्रव्य से आगे क्या आता है? तो आप कभी देखे होंगे कि हर चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इसका आप भी अनुभव कर सकते हैं मोटे तौर पे, आपको समझ में आता है। यहाँ ईंट भी टूटता है तो चूर चूर हो जाता है, धूल कण दिखाई देते हैं उसमें। कोई भी हो, आदमी भी मरता है तो उसका शरीर भी धूल कणों में टूट जाता है, चाहे दुनिया के कोई भी पदार्थ हो। सबका लास्ट एक पॉइंट है, इसका नाम है, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ। वस्तु से पहले था पदार्थ, उससे पहले था द्रव्य, तो द्रव्य से पहले क्या है? उसी अंतिम कण का नाम है परमाणु। तो ये फिजिकली आपको समझ में आया, जो अभी समझाया मैं फिजिकली था, तो फिजिकली में आप लिख सकते हैं। अब आता है ये केमिकली, जिसमें आता है परमाणु, जो द्रव्य से पहले और उससे पहले भी एक पॉइंट होता है जिसका नाम है अणु। तो अणु छोटा कण होता है, उससे भी छोटा होता है परमाणु। ध्यान दिया जाए, हम बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, हमें केमिस्ट्री तक ही समझ, ये तो बात में समझ में आ रही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमाणु को अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं, इसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है। भारत में परमाणु का खोज कणाद नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वो अंतिम कण है, अतः उसका नाम उन्होंने रख दिया परम अणु परमाणु। परम अणु परमाणु। उन्होंने कहा कि परम का मतलब अंतिम और अणु का मतलब सूक्ष्म कण या छोटा कण। ये पदार्थ का एक ऐसा अंतिम छोटा कण है जिसका आप अंतिम नहीं हो सकता, उनका मान्यता था। तो उनके अनुसार उन्होंने भी फिजिकली अंदाजा लगाया था, भौतिक रूप से अंदाजा लगाया था, वो इंटरनली नहीं गए थे, क्योंकि रसायन बोले ना थोड़ा सा जटिल होता है समझना इसको। लेकिन जैसे जैसे लोगों का अनुभव खुलता गया, बढ़ता गया दिमाग, लोग इंटर करते गए और आगे परमाणु में क्या क्या खोज हुआ मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ये बात कहा, फिर ये बात 5वीं या 6वीं शताब्दी में बता दिया गया था। बाद में एटम्स का, जो आप एटम सुनते हैं, इसका खोज डॉल्टन ने किया। परमाणु का खोज किया किसने? कणाद ने। खोज नहीं किया, ये पहले से था, उसके बारे में बताया। एटम का डॉल्टन ने किया, डॉल्टन। उन्होंने भी यही बात कहा कि दुनिया का कोई भी सबस्टांस मैटर्स एक छोटे पार्टिकल से बना है जिसका नाम है एटम। और ये एटम लास्ट पॉइंट है, इसका अब लास्ट नहीं हो सकता, यानी ये अब और टूट नहीं सकता, अनडिविजिबल है, अविभाजित है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात जब उन्होंने कहा तो ये कुछ बहुत सालों तक ये मान्यता बनी रही है। लोग इसी पे पढ़ाई किए, पीएचडी किए, बहुत सारी पढ़ाई किए। लेकिन जब खोज होते चला गया, थ्योरी बदलते चली गई।
इसीलिए आज भी हर चीजें परफेक्ट नहीं है, खोज पे खोज जारी है। तो देखते चलिए, आपको मैं बताते चल रहा हूँ। तो डाल्टन ने बहुत सारे एटम्स का नियम बताया। ये कहानियां है, मैं आपको हर बातें शॉर्टकट में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी तरह से आपको केमिस्ट्री का सारांश खत्म कराना है, जिससे आप केमिस्ट्री को पूरी तरह से समझ पाए। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ छोटे कण से बना है, इन्होंने सही अंदाजा लगाया। ये भी कणाद की तरह ही सोचे थे, और ये भी फिजिकली सोचे थे, इंटरनली नहीं गए थे, केमिकली नहीं गए थे, ऊपरी हिसाब अपने माइंड के पहुंच तक सोचे थे कि हो सकता है यहां तक हो। तो ये बातें हो गई थी। अब मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने बस इतना, तो इन्होंने और कुछ बताया। चलो, कणाद ने तो बता दिया कि बस परमाणु ये होता है, लेकिन अब डाल्टन की बारी आई। और डाल्टन ने क्या कहा? अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से आया, कीमिया का अर्थ होता है काला। यूनान देश से, ग्रीस देश से, मिस्र देश से, बहुत सारे देश से। फिर इसका कुछ लोग चाइना से भी संबंध बताते हैं। चाइना CHIN उसी से मिलता जुलता माना जाता है। इसका भी अर्थ कुछ तरफ ही होता है। हमारे देश में रसायन कहा जाता है। हमारे देश में रसायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में एक धातु था पारा। इसको हमारे समय के लोग, जब ये उपलब्ध था भारत में, तो इसको लोग रसायन बोलते थे। तो इसी बेस्ड पे भारत में रसायन शास्त्र चलता है। तो ये कहानियां थी। हम कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, आपका मेन डाउट्स क्लियर करने वाली बात बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं, परमाणु, उसका कहानी बताया कि ये गोलाकार होते हैं। पहला उन्होंने बोला कि अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य। दूसरा कहा कि हाँ, गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। क्योंकि ऐसे भी हम एक छोटे से कण का क्या आकार बताएंगे, लंबा है कि चौड़ा है कि मोटा है, तो गोलाई मान लेते हैं, गोला होता भी है। और बताया कि एक ही परमाणु के सभी कण एक दूसरे के समान होते हैं, एक ही तत्व का। अब तत्व क्या होता है, यहाँ पे फंस गए। मम्मी क्लास, दूसरी क्लास पढ़े होंगे तो जान दी कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या इसका मतलब क्या? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। इसका मतलब क्या? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ हुआ यानी वह पदार्थ जिसमें किसी तरह का दूसरा कण न मिला हो, बस उसी के सभी कण हो। जैसे सोना, सोना का आप नाम सुने होंगे। फिजिकली हम लोग किन तत्वों के बारे में जानते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको भौतिक रूप से। तो सोना में केवल सोने के कण पाए जाते हैं, न कि लोहे का कण। इस बात को आप समझते हैं। चांदी आप देखेंगे, चांदी इसलिए चांदी कहा जाता है क्योंकि चांदी में केवल चांदी के कण पाए जाते हैं, न कि किसी दूसरे का कण पाया जाता है। अतः वो शुद्ध पदार्थ है। अतः ये क्या कहलाएगा? तत्व। तत्व यानी एलिमेंट। अब समझिए, उसी तरह आपने एल्युमिनियम का नाम सुना होगा, कॉपर का, तांबा का नाम सुना होगा, जस्ता, जिंक का नाम सुना होगा। चांदी का एजी होता है, सोना का यू होता है। और क्या सुना होगा? और मैं आपको बता देता हूँ जो आप लोग जानते हैं। आप ये सुना पारा, Hg, ये आपने देखा भी है। ये जो मैं वही तत्व लिख रहा हूँ जो आपने देखा है। वैसे अभी तक खोज 111 तत्वों का हो चुका है। इसमें से 90 जो है प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, उपलब्ध है, और जो बाकी शेष है उसको बनाया गया प्रयोगशाला में, सर्च किया गया, खोजा गया। लेकिन आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे आवर्सा, तो उसमें 118 तत्वों को दर्शाता है। कितना फालतू दर्शा रहा है आपको? 11 घटाइए 7 तत्वों का अभी खोज हुआ नहीं है, बस उनको इसी तरह उसमें भर दिया गया लिख लिख के कि भविष्य में जो तत्व खोजा जाएगा वो इसी में भर जाएगा। ये विश्वास है, यानी फ्यूचर का अंदाजा आज ही लगा लिया गया। साइंटिस्ट फ्यूचर में जीते। देखिए, ये जितनी भी आप चीजें देखते हैं, इनमें क्या खासियत है कि ये इनके अंदर जो कण है एक ही तरह का है, सभी का सभी। सोना थोड़ा पीले रंग का दिखाई देता है, पूरे सारे पीले होते हैं। चांदी सफेद रंग का, एल्युमिनियम थोड़ा काला या पीले रंग का दिखाई देता है, कॉपर लाल छाऊ टाइप का दिखाई देता है, जिंक सफेद, और पारा तो द्रव सफेद। ध्यान दीजिए, ये बातें समझ में आई। इस बात को आपको नोट्स करना है तो नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए मिटा देता हूं मैं आपको। मैं
सिंपली सा रसायन का सारांश समझा रहा हूँ। इसमें मैं पूरा विधिवत नहीं बताऊंगा, आपको ले चलना चाहता हूँ एटम्स, क्योंकि यही मेन है, पूरा केमिस्ट्री का मेन जड़ यही है, एटम्स, परमाणु। इसको समझिए तो आप समझ लो केमिस्ट्री का सारांश जान गए। अब कहीं से टॉपिक चालू होगा, आपको सारी बातें केमिस्ट्री की समझ में आएंगी। फिजिकली आपको समझ में आया? अच्छा, फिजिकली और मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। फिजिकली भौतिक रूप से हम देखते हैं कि पदार्थ गैस अवस्था, पहले गैस नहीं, गैस तो हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई देता क्यों नहीं? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मोटे तौर पे पदार्थ को 3 रूप में देखते हैं। एक ठोस अवस्था, सॉलिड, कठोर। दूसरा द्रव अवस्था देखते हैं, पानी जैसा। द्रव से आप क्या समझते हैं? पानी जैसा। वो कैसा होगा? पानी जैसा होगा, बहने लायक। उसको जग लगा के, हाथ लगा के अलग किया जा सकता है। तो उसमें हाथ लगाओ तो टूट जाएगा। तीसरा गैस। गैस क्या है? ये भी लगभग द्रव जैसा ही है, लेकिन ये द्रव नहीं है, द्रव जैसा व्यवहार करता है। जैसे ये भी, इसमें भी बहने का गुण है, इसे भी आप हाथ लगा के अलग कर सकते हैं फिजिकली। देखते तो नहीं है, जैसे धुआं आप देखें, धुआं जैसा ही गैस का भी स्वभाव होता है, वो भी एक गैस ही है। तो देखिए, तो गैस, द्रव और ठोस, इतने 3 रूपों में आप मोटे तौर पे देखते हैं कणों को, दुनिया में, सिस्टम को। ये बातें हमें समझ में आती है। लेकिन इसी बेस्ड पे ये भौतिक आधार हो गया पदार्थों का वर्गीकरण। चौथे और 5वें वर्गीकरण भी है। चौथे का नाम है प्लाज्मा अवस्था, 5वें का नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब एक आता है, ये हो गया भौतिक रूप से, फिजिकली, ठीक है, फिजिकली हो गया, फिजिकली हो गया PHY। केमिकली क्या होगा? तो रासायनिक तौर पर हम इसे बांटते हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। ठीक है, आप समझिए, लिखने के चक्कर में मत रहिए, समझिए इसको। तत्व क्या है अभी बताया मैंने, शुद्ध पदार्थ है। इन तत्वों को मिला के जब बनाया जाता है एक निश्चित अनुपात में, आप निश्चित अनुपात का नियम पढ़ेंगे तो याद होगा, 9वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे तो याद होगा कि कोई भी 2 तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलता है तब जो पदार्थ बनता है वो हो जाता है यौगिक। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक तत्व है, इसे तो आपने देखा ही, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ये दोनों मिलते हैं तो बना लेते हैं H2O बना लेते हैं। तो एक नियत अनुपात में ही जुड़ते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे हम तैसे जुड़ जाएंगे। इनके अंदर कुछ खासियत होती है, मैं बताऊंगा बाद में। तो जुड़ गए, तो ये जो पदार्थ बना वही क्या है? यौगिक है। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। लेकिन जब तत्वों को या यौगिकों को या किसी को आपस में इसी तरह मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? मिश्रण। जैसे आप सुने होंगे कि पीतल जो होता है, पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है, तो बस उसे मिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि उनका अभिक्रिया कराया जाता है, बस मिलाया जाता है, तो मिश्रण होता है वो। उसी तरह बालू, नमक, चीनी, तेल, पानी सब मिला दिया, सब मिश्रण है। अरे बस में तो उसमें हम जैसे मन वैसे मिला देते हैं, उसमें किसी मात्रा का लेना देना नहीं होता, ना अनुपात से लेना देना होता है। ये अनुपात क्या चीज होती है मैं बताऊंगा आपको, बाद में समझ में आएगा। आपने फिजिकली तौर पे 3 तरफ से देखा, केमिकली तौर पे ये देखा, अब ये सभी को हम समझ लेते हैं। देखिए, तो डॉल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, नहीं टूट सकता, गोलाकार है, ये बात सही था ये वाला, लेकिन ये गलत था। आगे देखते चाहिए, मैं आपको क्या क्या समझा देता हूँ, बहुत सारी बातें समझाऊंगा। यहाँ पे आप थोड़ा डाउट क्लियर करने आए हैं, सो टेंशन मत लीजिएगा ये क्या बता रहा है। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। देखते चलिए, सब समान होते हैं परमाणु एक दूसरे की, सारी बात बताए, अच्छी बात है। कुछ भी बताएं, बहुत सारा खोज हुआ इसमें। अब खोज हुआ तो देखिए क्या क्या हुआ। फिर डाल्टन के बाद फिर से रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने और खोज किया। फिर टॉमसन आया, उसने बताया तरबूज का मॉडल दिया, है ना, जिसके बीच में धनावेश चारों तरफ धसे हुए, फिर माइनस आवेश भी धसे हुए। धनावेश पूरा लाल भाग है, माइनस आवेश उसके भी ये वाला भाग है, कुछ ऐसे ही जानकारी दे दी उन्होंने।
रदरफोर्ड आए, उन्होंने कहा नहीं बीच में एक नाभिक है। उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा कण प्रयोग, और उस आधार पर उन्होंने बताया कि नहीं बीच में कुछ ऐसा बड़ा सा प्लस आवेश है और किनारे किनारे कुछ माइनस आवेश है। हाँ ध्यान दीजिए, उन्होंने माइनस आवेश के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया। तो लड़के कंफ्यूजन रहते हैं, वो एक ट्रिक यार बना लिए हैं कि ईट पर नाच, ये ट्रिक बना लिए हैं और बार बार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, थॉमसन थॉमसन थॉमसन। फिर कहते प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने किया। फिर कहते हैं न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। लेकिन ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने केवल माइनस आवेश के बारे में बताया था। सच तो है कि इलेक्ट्रॉन का ही खोज किया था, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं नाम रखा उसका, यही बड़ी गलती कर दी। इसलिए यहाँ पे आप र हटाइए, ग कर दीजिए, पग। ग का मतलब रदरफोर्ड ने गोल्डस्टीन ने किया, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन का गोल्ड, अच्छा ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, प्लस आवेश, हाँ तो धनावेश का तो ईट पर विनाश, हाँ सही है, सही। थॉमसन ने खोज किया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का चैडविक ने। तो यहाँ पे प्रोटॉन को लेकर समस्या है, उन्होंने धनावेश का खोज किया था, प्रोटॉन का नाम बाद में उस वैज्ञानिक ने नाम रखा, तो मैं न्यूट्रॉन करा था कविता, गोल्डस्टीन। तो यहाँ पे गोल्डस्टीन होता है, याद रखेंगे ये बात। अब देखिए आगे मैं आपको बताते चलता हूँ। फिर नील्स बोर आए, उन्होंने रदरफोर्ड का समस्या ठीक किया। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा किया था, उन्होंने कहा कि बीच में एक प्लस आवेश है बड़ा सा, और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कुछ इस तरह लगाते होंगे चक्कर, कुछ इस तरह चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह चक्कर लगाते हैं। तो क्लियरली आपको समझाता हूँ। इस तरह परमाणु का आकार गोलाकार है, 3D ज्यामिति, यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो उसी आधार पर मैं बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने तो इस तरह पढ़ा है, इस तरह। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल समझने के लिए। वास्तव में परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर जो लगाते हैं वो इस तरह लगाते हैं, बीच में प्लस आवेश रहता है, उसके कोई इस तरह घूमता है, जैसे सूरज के चारों तरफ अन्य ग्रह घूमते हैं, कोई इस तरह घूमता है, 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 ठीक है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल सर्किल में घूमते हैं। तो ये वाली बात हुई। तो उन्होंने बस इतना ही कहा, लेकिन वो गलत हो गया कि भाई घूमते तो कैसे घूमते हैं, बस इसी तरह रेंडमली घूमते हैं, उसमें कुछ फिक्स नियम कानून है, नहीं बता पाए। तो नील्स बोर है, उन्होंने बता दिया कि हाँ घूमते हैं, लेकिन एक निश्चित रास्ते पर घूमते हैं, और उस रास्ते का नाम उन्होंने बताया, उन्होंने तो ऑर्बिट बताया, हमारे देश में कक्षा कहा जाता है, कक्षा एक हिस्सा। इसपे वो माइनस वाला कण घूमता है। परमाणु में 2 कण होते हैं, एक प्लस वाला जो बीच में होता है, एक माइनस वाला, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे इस बात को। तो नामकरण किया, जो भी किया नील्स बोर के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, समझते चलेगा पूरा कहानी। यहाँ पर नील्स बोर से पहले इलेक्ट्रॉन, हाँ नील्स बोर के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ, उन लोग अभी तक प्लस आवेश तक सीमित थे। उन लोगों ने को बस केवल 2 चीजों का फिजिकली अनुभव हुआ, पहला प्लस आवेश का, दूसरा माइनस आवेश का। नामकरण इन लोगों ने किया, इस प्लस आवेश को उन लोगों ने केवल प्लस चार्ज कहा, प्रोटॉन नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनका नाम नहीं आता। इन लोगों ने प्लस चार्ज ही कहा, और इधर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को उन लोगों ने माइनस चार्ज कहा, माइनस आवेश, उनका नामकरण नहीं किया। हाँ उन्होंने बताया जरूर, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज अभी देखिए आपने चैडविक ने किया, फिर गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। कुल मिलाकर मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि बीच में उन लोगों ने देखा कि प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन कण, उसी के साथ एक और कण होता है जिसपे कोई आवेश नहीं होता, जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसपे 0 आवेश होता है।
तो आराम से वो पड़ा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। अब जो किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके माइनस आवेश होता है, इन लोगों ने खोजा। ठीक है, तो माइनस आवेश होता है, ये बात समझ में आई आपको। अब मैं आपको बताता हूँ निल्स बोर ने क्या क्या बताया इसके बारे में। यही परमाणु पूरी केमिस्ट्री का थ्योरी है, इसको समझ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। उन्होंने बताया कि एक और ऑर्बिटल में खींच लेता हूँ इधर से, कम आएगा, कि जो किनारे किनारे ऑर्बिट हैं कक्षा, वो उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है 2n², जहाँ पे n इन ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि उसकी संख्या कितनी ली जा रही है, 1, 2 या 3। अगर आप n का मान 1 रखते हैं तो 1 एकम 1 गुना के 2, यानी पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2। ये अंदाजा उन्होंने अपने थ्योरी से निकाल के दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। फिर आगे 2 रख के देखा गया तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 रख के देखा गया, 3 दूना के 6 दूना 18, 4 रख के देखा गया 32। तो हम क्या 5 रखेंगे? तो नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, 5 पे ये मान्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 गुना के 10 गुना के तो 25 गुना 50, ऐसा नहीं कि अगले कक्षा में 50 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत है। बस इतना ही सीमा है, तो n बराबर 5 लागू नहीं होता है। तो आगे क्या होगा सर? आगे कुछ नहीं होगा, आगे 32 भी हो सकता है, 32 ही चलेगा। क्यों होगा मैं आगे समझाऊंगा आपको। 32 ही चलेगा, या घट भी सकता है, अब उल्टा चलेगा, या तो 32 से 18 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि 32 आगे 50, उससे आगे ये नहीं होता ऐसा। इतना बात समझ में आया? लेकिन उनको 4वीं कक्षा तक का अनुभव था, इसलिए उन्होंने 4 के बारे में बताया। उसका प्रत्येक का नाम रखा के, यल, यम, यन। सबसे छोटे कण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको अनुभव किया गया, देखा नहीं गया, आंख से अनुभव किया गया। अब तो देखा जा सकता है क्योंकि कई सारे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, लेकिन उस समय कई अनुभव के अनुसार बनाया गया ऐसा ग्राफ। रियल में ऐसा है कि नहीं है किसी को पता नहीं था उस समय। देखिए, तो उनका ये अंदाजा था। अब ये उन्होंने सेटअप कर दिया, ये भी बता दिया, चलिए बहुत अच्छा। अब जैसे जैसे खोज होते चला गया, सिस्टम बढ़ता चला गया, लोगों ने और इस पे खोज करना शुरू कर दिया, खोज पे खोज जारी रहा, बहुत सारे नियम बने। अब हुआ क्या, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। अब और खोजा गया परमाणु को गहराई से, तो पता चला इस कक्षा के अंदर एक और कक्षा होती है। इन प्रत्येक कक्षाओं के अंदर एक और कक्षा होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, वो ऑर्बिट नहीं कहेंगे हम उसे। तो कक्षा के अंदर एक और है, एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर और घर सारे बड़े बने हुए हैं, तो उनको उपघर कहा जाएगा। इसी तरह कक्षा के अंदर जो बना हुआ है कुछ अंदर, तो उनको उप कक्षा कहा जाता है, उप कक्षा। सब ऑर्बिट, सब सेल। अच्छा, इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इसको सेल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सब सेल। तो सब आपने सुना, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, उसी तरह ये। तो इसका जब खोज हुआ तो उन्होंने देखा कि पहले कक्षा में 1 ही है, दूसरे कक्षा में 2 है, तीसरे कक्षा में 4 है, नहीं तीसरे कक्षा में 3 है, चौथे कक्षा में 4 उप कक्षा है। तो ऐसा नहीं कि पैटर्न बन गया कि 5वें में 5 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, 6वें में 6 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि n का मान 5 पे लागू नहीं होता है, इसलिए ऑर्बिट भी अगले कक्षा में 5 नहीं हो पाएंगे। सॉरी, सबसे समझ में आया? तो उन्होंने पहला में यस ढूंढा, उसमें पहला जो कक्षा मिला उसका नाम रख दिया उन्होंने यस, सुअर्थ। क्यों रखा बाद में जानेंगे। दूसरा में ढूंढा तो दूसरा में भी एक यस था, दूसरा का नाम रख दिया उन्होंने पी। तीसरा में देखा उन्होंने एक यस था, दूसरा पी था, तीसरा डी। यानी पहला था मैंने कि पहले में 1 ही था, दूसरा में 2 था, तीसरा में 3 था।
चौथा में यस पी डी एफ 4। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरे केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो 11वीं और 12वीं क्लास में लड़कों को प्रॉब्लम्स करते हैं। कैसे कोई तत्व जुड़ रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, कैसे पदार्थ बना रहा है, कैसे यौगिक बना रहा है, कैसे उसका संरचना खींचे, कैसे निश्चित अनुपात में कैसे द्रव्यमान निकाले, सब इसमें इसी तरीके से सीख जाएंगे। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा किसी तत्वों का इस तरह भर दिया जाता है 10वीं क्लास में, नीचे क्लास में 2, 8, 18, 32। ये अधिकतर लड़कों को भरने नहीं आता है, इसको मैं भरने आपको सिखाऊंगा कैसे इसे भरा जाता है। वो 1s2, 2s2 ये बाद में सीखेंगे, इनको मैं अलग क्लास लेके आपको सिखाऊंगा। अभी आप इस तरह समझ लीजिए थोड़ा सा कहानी। और उन्होंने देखा कि पहले कक्षा में एक और कक्षा पाया जाता है जिसका नाम है उप कक्षा, उसको यस, दूसरा में यस पी, तीसरा में यस पी डी, चौथे में यस पी डी एफ। उन्होंने कारण का पता लगा कि आखिर चौथा कक्षा में 32, तो अगले में भी 32 ही क्यों है, 50 क्यों नहीं हो रहा है 5 में। तो ये पता चला कि भाई पहले कक्षा में एक ही उप कक्षा है, दूसरा में 2 ही है, तीसरा में 3 ही है, चौथा में 4 है, पांचवा में भी 4 है। यस पी डी एफ, ऐसा नहीं है कि एक नया आ जाएगा यस पी डी एफ ई, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यस पे 2, अच्छा बहुत सारे n+1 रूल आया, क्वांटम थ्योरी का खोज हुआ, क्वांटम संख्या का, क्वांटम नंबर का, उसमें n का खोज हुआ, कई सारे वैज्ञानिकों ने n दिया कक्षाओं के बारे में, उप कक्षा के बारे में, फिर क्या दिया n, उनके अभिविन्यास के बारे में, उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताया, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है, किस विन्यास में रहते हैं, 3D X Y Z पढ़ेंगे तो याद होगा, नहीं जानते तो सुनिए केवल। फिर यस के बारे में बताया, चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस तरह घूमता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस माइनस, जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। 4 तरह का मिला हमें चक्रण। इस आधार पे यल नियम जो बताता है, यल रूल, द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह मुख्य क्वांटम संख्या या विन्यास वाला है, ये चक्रण क्वांटम संख्या है। ये बताता है कि यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक फॉर्मूला है, मैं आपको मोटे तौर पे समझा रहा हूं। फिर तो जितने यस है उन सभी में 2 हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक और बात है, मैं समझा देता हूँ। यस के लिए यल का मान 0 होता है, पी के लिए यल का मान 1 होता है, टी के लिए यल का मान 2 और एफ के लिए यल का मान 3। ये सब जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन आपको मोटे तौर पे इस तरह मैं समझा रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री समझ में आए, चाहे आप कहीं से भी टॉपिक पढ़े। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखिए क्या नया तरीका मिला हमें यहाँ पे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यस पे भी 2। दूसरे कक्षा में 8 रह सकते हैं, इसलिए देखिए 6 2 8। तीसरे कक्षा में 18 रह सकते हैं, तो 6 2 8 10 18। चौथे कक्षा में 32 रह सकते हैं, तो देख लीजिए 14 10 24 6 कुल मिला के 32 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? लेकिन आगे 32 के बाद 50 क्यों नहीं हुआ? उन्होंने देखा कि अगला जो 5वां कक्षा है, 6वां है, 7वां है, उन सब में यस, पी और डी और एफ ही पाया जा रहा है, उससे अधिक नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन भी अगले कक्षा में कितने होंगे? 50 नहीं होंगे, 32 ही होंगे, और 32 से कम रहेंगे तो इस नियम से भर जाएंगे, उल्टा 18 8 को भरना सिखाऊंगा मैं, अगले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सीखेंगे आपको। अभी आप इतना समझिए, इतना आपको बात समझ में आया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस आधार पे और बातें मैं आपको समझाता हूँ। अगर वो अच्छा, प्रत्येक कक्षा को आप 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा बोल सकते हैं। पहले कक्षा में अगर ये यस है तो इसका नाम पड़ जाता है 1s। दूसरे कक्षा में यस है तो उसका नाम पड़ जाता है 2s। तीसरा में है तो 3s, चौथा में है तो 4s, 5वां में है तो 5s, 6वां में है तो 6s, 7वां में है तो 7s, 8वां में है तो 8s। नहीं बोलिएगा क्यों? क्योंकि 8वीं कक्षा का भी खोज नहीं हुआ। अभी जितने भी तत्व खोजेंगे उन सभी का लास्ट कक्षा 7 ही तक है, इसलिए 7 आवर्त बने हुए हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं 7 आवर्त है, बस 7 ही तक
अभी तक जितने तत्वों का खोज हुआ है सभी 7 आवर्त तक ही सीमित है, जो ये बताता है कि उसमें 7 कक्षाएं ही हैं। अंतिम लास्ट परमाणु का 111वें तत्वों का जो सबसे बड़े परमाणु संख्या वाले होंगे। तो क्या 8वां आएगा? तो मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है भविष्य में अन्य तत्वों का खोज हो तो 8वां आवर्त भी आए। अभी तक केवल 7 आवर्त का खोज हुआ है, 8वें आवर्त की संभावना हो सकती है जब वो अन्य आए तब। अभी तो 7 तत्व ऐसे हैं जिनका खोज हुआ ही है, जो 7वें आवर्त में जाते हैं। तो अगले भविष्य में अगर तत्वों का खोज हुआ तो 8वां आवर्त आपको देखने को मिलेगा कुछ भविष्य में। अभी तक 7 है। देखिए इसी प्रकार अगर दूसरे कक्षा में ये P है तो ये 2P, तीसरा में है तो 3P, 3 या नहीं ये 4 वाला हो जाएगा, पांचवा में होगा तो 5P, ये तीसरा में है तो 3D, चौथा में तो 4D और ये 4F, 5F भी होते हैं 6, 7 तक। समझिए यहाँ पे कि पहले में केवल यस होता है, दूसरा में यस टी, तीसरे में यस टी डी होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको। और यहाँ पे आपने सुना होगा कि परमाणु से संबंधित और जानकारी में तो आपको ध्यान देता हूँ कि परमाणु पे जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर होता है। सुना होगा आपने। तो यहाँ पे परमाणु पे और सुना होगा कि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसलिए वो दोनों मैनेज कर लेते हैं, अतः उदासीन हो गया। जैसे प्लस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आवेश होता है 10⁻⁻19 गुलाम। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। बस चार्ज अलग अलग होते हैं, मान दोनों का बराबर होता है, इसको परिमाण कहते हैं। और इंटू हो गया। अच्छा इसको इधर लाया जाए तो दोनों नहीं, इनको हल किया जाए, ये प्लस ये माइनस कट के कितना हो जाएगा? 0 यानी उदासीन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होती है क्योंकि उनमें धनावेश प्रोटॉन और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये बात पता चला। दूसरा पॉइंट आपने सुना होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यहाँ पे भी आपको रोचक तथ्य बताता हूँ। इसको जेड से सूचित किया जाता है। अब परमाणु संख्या का परिभाषा होता है कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वही उसका परमाणु संख्या है। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वही उसका परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा है। आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है लेकिन हर वक्त सही नहीं है। कैसे? तो ये सही है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अभी आपने पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन क्या परमाणु संख्या नहीं दर्शाएगा? हाँ दर्शाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का कोई ठिकाना नहीं होता। कभी वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कभी और इलेक्ट्रॉन बुला लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आना जाना लगा रहता है, वो अस्थायी नहीं होते हैं। अतः आप इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या में कभी गिनती नहीं कर सकते। हाँ ये बराबर होगा परमाणु संख्या के, कब? जब परमाणु उदासीन होगा। तब परमाणु जब उदासीन होगा तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम कभी परमाणु संख्या नहीं कर सकते क्योंकि ये बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट क्या है इसका? प्रोटॉन, जो कभी भी भाग नहीं लेता रिएक्शन में। अतः यही है परमाणु संख्या। आ रही बात समझ में? और क्या एक आता है परमाणु द्रव्यमान। अच्छा ये बात तो आप जान लो कि जितना प्रोटॉन उतना प्रोटॉन की संख्या दिया रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया रहता है, उसी से हम जेड का मान बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जेड का मान कम हो जाएगा। जेड का मान वही रहेगा क्योंकि भले इलेक्ट्रॉन नीचे दिया रहता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कार्बन है तो उसके नीचे 6 लिखा है, 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। मान लीजिए कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, +1 त्याग दिया या 4 त्याग दिया या और 4 ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ले लिया तो 6 4 इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका परमाणु संख्या भी 10 हो गया। ऐसा नहीं।
क्यों? क्योंकि पहले जो 6 था वो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 बता रहा था, और वही 6 क्या था? जेड की संख्या। अतः इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या नहीं हो सकता। रोचक है, यही बात आपको पता चली। अब देखिए आपको मैं और नया बताता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन देखते चलिए आप। पूरा कहाँ इसमें थोड़ा सा अभी क्लियर करता हूँ आपको, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए ये बात पता चला आपको। अगला पॉइंट आता है परमाणु द्रव्यमान का। बहुत लड़कियों को इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान समझ ले, तब आपको अलग से मैं समझा दूंगा सभी को एक साथ। अभी समझ लीजिए परमाणु द्रव्यमान। इसमें बड़ा रोचक है बातें, मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा ही खुश हो जाओगे। देखिए क्या खासियत है इसमें कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, ये आपने सुना होगा। तो परमाणु का भी द्रव्यमान कहाँ होगा? बाहर, पूरा उसके केंद्र में। तो उसके केंद्र में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ बात समझ में आई? क्लियर करता हूँ। जैसे ये पदार्थ है, इसका सारा भार इसके केंद्र में है। कैसे हम इसे साबित करें? तो आप इसके केंद्र में आप अंगुली लगा के देख सकते हैं। इस तरह देखिए, मैंने केवल इसके बीच अंगुली को अपना लगाया और ये पूरा इसका द्रव्यमान मेरे अंगुली पर टिक गया। द्रव्यमान इधर भी है लेकिन गिर नहीं रहा है, क्योंकि ये सारा द्रव्यमान को मैंने कहा मेंटेन कर लिया इस अंगुली पर। लेकिन कहीं पदार्थों का द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जहां पे ज्यादा भार होता है वहीं पे उसका केंद्र होता है। ऐसा नहीं है कि अगर पदार्थ कुछ इस तरह का टाइप का है तो उसका केंद्र यहाँ पे होगा, नहीं। जहाँ पे भार ज्यादा है वहीं पे केंद्र होगा। इसलिए केंद्र का मतलब, सेंटर का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बीच में ही रहेगा। सेंटर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी परमाणु तो बीच में ही रहेगा। देखते चलिए। तो इसके परमाणु के केंद्र में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अतः परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? A बराबर P प्लस N। प्रोटॉन पता रहेगा, न्यूट्रॉन पता रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान A का मान। लेकिन अक्सर हमें N नहीं पता रहता है, P पता रहता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, और A हमें याद करना पड़ता है जो ऊपर दिया रहता है किसी तत्व के संकेत में। अच्छा, P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Z, क्योंकि Z P के बराबर होता है। तो Z बराबर क्या लिख सकते हैं? A माइनस N। अगर द्रव्यमान दिया हो तो न्यूट्रॉन घटा के हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ये बात पता चला? नहीं, ऐसा ये वाला हमसे कोई इससे लेना देना नहीं। हमसे क्या लेना देना है कि हमें P तो पता नहीं रहता, हमें इलेक्ट्रॉन के रूप में Z पता रहता है। तो Z में हम N जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान। तो Z प्लस M करके हम अपना द्रव्यमान निकाल लेंगे। कैसे? अभी मैं आपको सारा समझा दूंगा। अब देखिए, ये बात पता चला आपको, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना तो कैसे निकालेंगे? A माइनस Z कर देंगे, Z को N को इधर भेज देंगे, सॉरी Z को इधर भेजेंगे, N हमारा निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ यह बात शॉर्टकट में। इसे लिखना है तो आप लिख लीजिए। क्या पता चला हमें कि किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसको Z कहते हैं, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। अब इसको ठान के मत बैठ जाइए कि यहीं पे लिखा जाता है, कोई कोई इधर भी लिखता है। उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, कोई कोई इधर भी लिख देते हैं, चलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इसमें भरा जाता है 2, 8, 18, 32 के हिसाब से। अगर इस हिसाब से भरते हैं तो इस तरह, अगर इस हिसाब से भरना हो तो इसके लिए हुंड का नियम होता है, N+1 रूल, L रूल होता है, वो सब बाद में बताऊंगा। अभी आप मोटे तौर पे अभी परमाणु के बारे में समझिए, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, A Z समझ में आया, कैसे कैसे अब निकालना है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक तत्व है, X तत्व को बताता है। हम तत्व किसको जानते हैं? मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सोडियम का नाम आप जानते होंगे,
कार्बन का नाम आप जानते होंगे, 6 होता है इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान होता है 12। इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे अभी, तो पहला कक्षा में 2 भर दिए, पहला कक्षा में 2 भर दिए, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कितना बचा, 4 बचा, तो जबरदस्ती 8 नहीं भरेंगे, क्योंकि मेरे पास कितना है तो भाई 4, तो क्या लिख देंगे 4। अगला बात समझ, केवल 4 लिखेंगे। इसी तरह मैं भरना सिखाऊंगा अगले वीडियो में, अभी केवल इतना समझिए। क्या पता चला हमें, ये 6 इलेक्ट्रॉन को बताता है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 6, तो जेड का मान भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो ए का मान कितना होगा, ऊपर दिया है 12, तो एन का मान कितना होगा ए माइनस जेड, यानी 12 माइनस 6 बराबर 6। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 6 6 सब आ गया तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होता है, हर वक्त ऐसा नहीं होता है। हाँ, सम न्यूट्रॉनिक तत्व होंगे तो बात अलग है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह 6 आगे निकालना सीख गए, ये बेसिक चीजें हैं जो जरूरी होते हैं, बार बार यही फंसाते हैं चीजों को, कैसे कोई तत्व जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है। तो इतना मैंने आपको समझाया, और आपको मैं समझा देता हूँ। एक तरीका हो गया इस तरह का, दूसरा तरीका पहला कक्षा होगा तो 1s के हिसाब से भरेंगे, दूसरा होगा तो 2s 2p भरेंगे, तीसरा होगा तो 3s 3p 3d पर लिखेंगे, चौथा होगा तो चौथे के लिए 4s 4p 4d 4f लिखेंगे। ये सब कहानी में आपको आगे समझाऊंगा, और ये वीडियो में लगभग मैंने सारी बातें समझा दिया। अब धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ा के समझाऊंगा, जितना बेसिक था। अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बनाऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, तो बहुत जरूरी है। उसी से पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। तो चलिए देखते चलिएगा। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इतने के लिए धन्यवाद।